हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लास। दिस इज विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल में। साथियों, ये वीडियो का चौथा पार्ट है और फोर्थ पार्ट से पहले हमने वीडियो के 3 पार्ट ख़त्म कर दिए हैं, जहां से आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके या हमारे ई पाठशाला के चैनल में जाके 12th क्लास के पहले चैप्टर हिस्ट्री के बारे में डिटेल कंटेंट जान सकते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई पाठशाला के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ बहुत डीपली चीज़ें समझते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ हर पार्ट में। तो जिन्होंने वीडियो के पहले 3 पार्ट नहीं देखे, पहले वो उन पार्ट को देखिए ताकि ये चौथे पार्ट को आसानी से समझ पाए। वीडियो यहाँ से स्टार्ट होएगी, हम यहाँ से पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता से। और वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, लेकिन आज तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई जटिल बात प्रूफ ये हो नहीं पाई कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी जटिल फैसले लेने वाले कोई राजा हुआ करते होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पुरोहित राजा की एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से ये पता लगाया जा सकता है कि शायद से जिस तरीके से पहले के टाइम पीरियड पे हमें हड़प्पा के अंदर जो पुरानी वस्तुएं मिली थी वो असाधारण रूप से एक समान ही थी। जैसे कि मृद भांडों से लेके मोहरे, बाट, ईंट की स्पष्ट मैं बोल सकता हूँ कि चौड़ाई या लंबाई, इन सभी चीज़ों से ये लोग पता लगा सकते थे कि शायद से उस टाइम पे फैसले लेने वाला कोई ना कोई पर्सन या राजा हुआ करता होगा। जैसे कि जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ईंटें पाई गई। हम ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग कारणों से बस्ती जो है विशेष स्थान पर आवश्यकता अनुसार ही स्थापित की गई होगी। यानी कि जैसे कि हमने देखा कि नागेश्वरम में और बालाकोट के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे शंख के इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे बस्तियाँ बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ईंटें बनाने और विशाल दीवार तथा चबूतरे के निर्माण के लिए भी बहुत लंबी चीज़ों में यहाँ पे श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो उसको भी कोई ना कोई करता होगा। तो ये सभी चीज़ों से पता चलता है कि इतना बड़ा सिस्टम अकेले किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया होगा। वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई प्रमुख राजा होगा और उनके कमांड के अनुसार ही काम चलते होंगे। आगे अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ें 8.1 की तरफ, तो आप देखेंगे इसमें लिखा है प्रसाद और शासक। यहाँ प्रसाद का मतलब किसी मंदिर के प्रसाद से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी गई है। और शासक यानी कि यहाँ पे एक विशाल भवन के अलावा पूरे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जितनी भी साइट थी, मोहनजोदड़ो की जितनी भी साइट थी, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसे इन लोगों ने एक पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। अब देखिए, ये नाम शुरुआत से रखा गया था, इसीलिए उस टाइम से ही ये नाम प्रचलित है और बहुत फेमस है ये वर्ड। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये सारी समानताएं जो सिंध घाटी में मिलती हैं, और क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कल्चर को मेसोपोटामिया के कल्चर से रिलेट किया जाता है, इसकी वजह से, क्योंकि जो पुरातत्व वेदा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं पुरातत्ववेदी, वो लोगों को पता है कि मेसोपोटामिया के अंदर भी क्या कहते हैं पुरोहित राजा हुआ करते थे, वहाँ पे भी राजा हुआ करते थे। तो शायद से इस बेस पे ये भी कहा जा सकता है कि इन्हीं समानताओं को लेके सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी राजा होते होंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी मतभेद भी हैं। जैसे कि कुछ पुरातत्ववेदा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता समाज में शासक नहीं थे और सभी को सामाजिक स्थिति समान थी सभी की, लेकिन वही सेम कुछ हड़प्पा सभ्यता के अंदर दूसरे पुरातत्ववेदा हैं जो समय के साथ साथ आए, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। उनका मानना ये है कि वहाँ पे कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदारो का एक अपना शासक होगा, हड़प्पा सभ्यता का अलग होगा, मतलब हर प्लेसेस का अलग अलग राजा होता हुआ होगा। इस हिसाब से वो कह सकते हैं, उन्होंने तर्क दिया कि यहाँ पर क्या हड़प्पा समाज में सभी लोग समान रहते होंगे। तो ये क्वेश्चन भी इमर्ज होता है। अब ये सारे प्रूफ तो मिलते हैं हमें कि वो लोग कुछ जब मरने के बाद चीज़ें होती थी, किसी स्थान पे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज़ें दफनाई जाती थी और उनका रहन सहन भी थोड़ा अलग था। तो इन सभी चीज़ों से हम बोल सकते हैं कि शायद से वो लोग अलग रहते हों, है ना। तो यहाँ पे पुरातत्व वेदा जो बोलते हैं कि हर जगह के अलग अलग राजा होते होंगे, और कुछ पुरातत्ववेदा आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि राजा नहीं होते होंगे। तो इन सभी डिबेट्स को
अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो जो मानते हैं राजा होंगे वहाँ पर, तो उस हिसाब से उनका ये मानना है कि भाई अगर ये प्लानिंग करके यहाँ पे बस्तियाँ बनाई गई है तो वो भी किसी राजा के थ्रू बनाई गई होगी। ईंटों के आकार को निश्चित करना जो पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता की साइट्स में मिलते हैं वो भी राजा के द्वारा ही होगा। बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत समीप स्थित जो इन लोगों ने स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये लोग कच्चे माल के लिए नदियों के पास आसपास के इलाकों में इनकी स्थापना कर दिया करते होंगे। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ पे रही होगी और वहाँ पे राजा होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम के अंदर आता है इसी पैराग्राफ के अंदर से। क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक के कार्य को लिखिए। यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता के शासक वहाँ पे थे, जैसा कि बहुत से पुरातत्ववेदा मानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, तो उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा जटिल फैसले लेना और उन्हें लागू करना। यानी कि वहाँ पे कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। नगरों की स्थापना के बारे में योजना बनाना, शहर में विशाल इमारतें बनाना इत्यादि उनका काम रहता होगा। कृषि और शिल्प से रिलेटेड लोगों को प्रोत्साहन इंकरेज करना, ये उनका काम होता होगा। विदेशी अटैक्स, फॉरेन अटैक से अपने इलाकों की रक्षा करना, ये उनका काम होता होगा। जिस समय पे अकाल पड़ जाता होगा, खाने की कमी होती होगी, तो राजा भोजन की अरेंजमेंट करता होगा, व्यवस्थाएं करता होगा, ये उनका काम होता होगा। ईट यानी कि ब्रिक्स, उसके नाप तोल की प्रणाली में एक रूपता बनाए रखने, इस पर नियंत्रण बनाए रखने का काम भी इन्हीं का होता होगा। तो इन सभी चीज़ों से बताया जा सकता है, वी कैन प्रूव दैट, कि वहाँ पे अगर शासक होते होंगे तो उनका ये सारा काम होता होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इट्स सो इम्पॉर्टेंट और यही चीज़ें समझने वाली है। अब देखिए अगला पॉइंट है सभ्यता का अंत। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका अंत जो हुआ वो किन कारणों से हुआ या कैसे हुआ, उन सभी के ऊपर आज तक कोई विशेष मत नहीं है, क्योंकि अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके से अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो लगभग 19th सेंचुरी में जब लोगों ने दोबारा वहाँ पे रहना चालू करा होगा उन प्लेसेस पे, तो वहाँ पे जब उन्होंने चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक सांस्कृतिक बदलाव देखे, तो उससे वहाँ पे उन लोगों ने बाट देखे, मोहर देखी, मानक देखे, ये सभी चीज़ों को लंबी दूरियों से लाया जाता होगा। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन कारणों से ख़त्म हुई है। देखो ये सारे के सारे प्रिडिक्शन बेस है, इसको आप फैक्ट मत मानिएगा, लेकिन बस एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश होने का कारण क्या हो सकता है। जैसे कि बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद से जलवायु परिवर्तन हुआ हो, इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया हो। वनों की ज़्यादा कटाई हो, ये कारण हो सकता है। अत्यधिक बाढ़ आ गई हो, क्योंकि वैसे भी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास रहते थे। आपने मोहनजोदारो अगर फिल्म देखी हो तो उसमें आपको वो सीन याद आया होगा जहाँ पे बहुत गंदी तरीके से बाढ़ आ जाती है और पूरा की पूरी सभ्यता नाश हो जाती है। ये एंड सीन इसी के बेस्ड पे था उस फिल्म के अंदर। तो मैं प्रूफ तो नहीं कह सकता, लेकिन वो अपने राइटर की सोच है, तो एक मत नहीं है, क्योंकि अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग चीज़ें मानते हैं। नदी का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये सभी कारण हम बोल सकते हैं कि इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता के साम्राज्य का पतन हुआ होगा। तो अगर इसके ऊपर भी अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो 5 पॉइंट आप आसानी से कर सकते हैं। शायद से बाढ़ का विनाश हो सकता है, बाढ़ के कारण हो सकता है। सिंधु नदी का मार्ग में परिवर्तन आ गया और वहाँ पे लोगों को पानी ना मिला हो, ये कारण हो सकता है। भूकंप के विनाश के कारण हो सकता है। आर्यों का आक्रमण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन हो सकती है। इवन मैं कह सकता हूँ महामारी फैलना भी एक कारण हो सकता है। इन सभी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो आर नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता की खोज। यानी कि इतने टाइम पुरानी व्यवस्थाएं थी, इतने टाइम पुरानी चीज़ें थी, तो आप बोल सकते हैं अभी तक हमने सारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर मैं मानूं कि मतलब जब अवशेष लोगों को मिलने चालू होते होंगे
तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता होगा कि कैसे ये पता लगाएं कि भाई ये किस सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के शहर जो थे धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे, उनके विषय में लोग भूलते जा रहे थे। इतना टाइम पुराना पीरियड किसी को याद भी नहीं रहता है। तो ऐसे टाइम पीरियड पे जब लोगों ने धरती के अंदर से चीज़ें देखी होंगी कि अपरिचित चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो इतनी पुरानी जो कभी उन्होंने देखी ही नहीं, तो इन सभी चीज़ों की मदद से पता चला कि शायद से ऐसी कुछ सभ्यताएं होती होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे भारत के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खोला गया और जिसके पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो जनरल कनिंघम थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही पुरातत्व उत्खनन का आरंभ किया था। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये वो लोग हैं जो भारत में पुरानी चीज़ों की खोज करते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का काम यही होता है, इतिहास में पुरानी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को ढूंढना। तो यहाँ पे जब लोगों ने इन चीज़ों को ढूंढना चालू किया होगा तो ये पता चला होगा कि भाई उस टाइम पे वैसे तो भारत गुलाम था, लेकिन इन लोगों को इंटरेस्ट था, ये चाहते थे कि देखना चाहते थे कि भाई इतिहास में क्या है। तो शुरुआती समय में उनको समझ में नहीं आ रहा था, किनको, कनिंघम को समझ में नहीं आ रहा था कि किस सभ्यताओं से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता था कि जब कभी भी कोई भी इतिहास ढूंढता था तो वो लिखित स्रोतों के बेस पे ही चीज़ों को जान पाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता है कि इसके बारे में कोई लिखित स्रोत हमें मिलता ही नहीं था। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, क्या पता उस टाइम पे उस महाद्वीप के आसपास कोई चीनी यात्री, कोई बौद्ध यात्री, तीर्थ यात्री शायद से उन इलाकों के पास आए होंगे और उन्होंने कुछ अपनी किताबों के अंदर उनके बारे में कुछ लिखा होगा। लेकिन कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों के संग्रहण, प्रलेख तथा अनुवाद भी किए और उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में संस्कृति की महत्व चीज़ें बताती होगी। लेकिन यहाँ पे भी उनको क्या कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो सही मायने में ये जो चीज़ें मिल रही है ये कितनी पुरानी चीज़ें हो सकती है। सो फाइनली एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे 19वीं शताब्दी में कभी कभी उन्हें अजीब अजीब चीज़ें मिलनी चालू हो गई और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हो सकती है, कितनी प्राचीन हो सकती है। तो एक अंग्रेज ने क्या कहते हैं कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर सौंपी और उन्होंने मोहर पर ध्यान दिया तो उसे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा पुराने कालखंड की बात का एहसास दिला रहा है और वो पढ़ने में उससे असफल थे। लेकिन अच्छे तरीके से कनिंघम को पता था कि वो मानते थे कि उन्हें पता भी था और वो मानते भी थे कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ हुआ था शायद से वो गंगा घाटी के आसपास इस्टेब्लिश हुआ होगा और यहीं पे सबसे पहले शहरों की इस्टेब्लिशमेंट या सभ्यताओं का निर्माण हुआ होगा। लेकिन उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। अब समय बीता, समय बीतने के बाद यहाँ पे नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए। उनका नाम था जॉन मार्शल। 1924 के अंदर दोबारा से भारतीय सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के जॉन मार्शल जो है ये इस्टेब्लिश होते, ये इनको क्या कहते हैं अपॉइंट किया जाता है। तो आप मेरे द्वारा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान से मैं बताना चाहूँगा दोबारा से कि बताना है आपको कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है भारत में स्टैब्लिशमेंट कब हुआ होगा, जिसके पहले क्या कहते हैं डायरेक्टर जनरल हमारे कनिंघम थे और उसके बाद दूसरे जो बने थे वो बने थे हमारे जॉन मार्शल। अब हुआ क्या, समय बीता और 20वीं सेंचुरी आ गई। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में मैं बोल सकता हूँ दयाराम साहनी, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे जो जॉन मार्शल के अंडरटेकिंग में काम कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने एक मोहर की खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक इतिहास के स्तरों से कई अधिक प्राचीन थी। मतलब जो स्टंप मिलती है लोगों को उससे बहुत ज़्यादा पुरानी थी। और उसी की दूसरी जगह पे मोहनजोदारो के अंदर भी रखलदास बनर्जी ने जो क्या कहते हैं एक और स्टंप निकाली।
तो इन सभी चीज़ों से ये पता लगाया गया है कि शायद से ये दोनों की दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, और जो स्टंप यहाँ पे मिल रही है, जो मोहरे यहाँ पे मिल रही है, वही मोहरे हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों के दोनों पुरास्थल जो है एक ही संस्कृति से रिलेटेड है, और शायद से ये दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, और इनकी चीज़ों के बीच में कुछ 19-20 का डिफरेंट हो सकता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई, और कहा गया कि इसी के ऊपर काम चलेगा। तो इसी वजह से हुआ क्या, A.S.N. राव ने द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट में लिखा है, जॉन मार्शल से रिलेटेड उन्होंने कुछ विशेषताएं लिखी है। ये बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, आपको ये अमेज़ॉन के ऊपर ही मिल जाएगी, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। ये बहुत पुरानी बुक और बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, आप इसे देख सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी शेयर किया हुआ है, जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो मैंने नहीं बताया। यहाँ पे कनिंघम के भ्रम से रिलेटेड पेपर के अंदर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम जो थे उनके मन में क्या भ्रम था, यानी कि आरंभिक बस्तियों की, यानी कि जब उन्हें पहचान करवाई गई तो उन्होंने चौथी शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी के बीच जितने भी उपमहाद्वीप में आए चीनी या बौद्ध तीर्थ यात्री थे, उन्होंने जो भी यात्रा वृत्तांत किए होंगे, उन्होंने उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने की कोशिश करी। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि जो थी वो आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी BC के बीच की बात वो चाहते थे कि उनसे पढ़ना चाहते थे, और उसके बाद के काल से संबंधित पुरातत्व के बारे में समझना चाहते थे। और कई लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास जो है सबसे पहले गंगा घाटी के आसपास के शहरों के साथ ही विकसित हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 मार्क्स का आया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके आगे हम चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, वहाँ पे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंदर जो जब डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल की अपॉइंटमेंट हुई होगी, तो वो टाइम पीरियड काफ़ी सही मायने वास्तविक टाइम पीरियड जो था वो काफ़ी उसमें परिवर्तन काल वाला टाइम पीरियड था पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में। वह भारत में कार्य करने के लिए पहले पेशेवर दैट मीन्स काफ़ी हद तक उनको नॉलेज थी पुरातत्विक की, और वे यहाँ यूनान और क्रीट से अपने कार्य का अनुभव भी लेके आए थे। और हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बातें यह है कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षित खोज की दिलचस्पी थी। उन्होंने दैनिक जीवन की पद्धति को जानने में भी उनकी उत्सुकता देखी गई, यानी कि जॉन मार्शल और उनके काम में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों डायरेक्टर जनरल थे और दोनों के दोनों हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कामों को करते थे। तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चन रेज होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन दोनों के कार्य में अंतर क्या है। सो क्वेश्चन इसमें ये रेज होता है कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंघम के द्वारा अपनाए गए तकनीकों में अंतर बताइए। यानी कि जो मार्शल थे उनकी खुदाई करने का एक अपना अलग तरीका होता था। जब वो किसी भी साइट्स को खोदते थे और वहाँ पे जानकारियाँ निकालते थे, तो यहाँ पे वो क्या करते थे, एक नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने की, यानी कि गड्ढा खोदने की या उसमें डिगिंग करने का प्रयास करते थे। इससे क्या होता था कि अलग अलग स्तरों से संबंधित होने पर भी एक इकाई विशेष से अगर हम एक ही तरह से खेती करना खुदाई करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बहुमूल्य जानकारियाँ जो होंगी वो उस टाइम पे लुप्त हो जाएंगी। इसकी वजह से जो आपके जॉन मार्शल थे उन्होंने ऐसा नहीं किया था, जॉन मार्शल ने ऐसा किया था, कनिंघम ने ऐसा नहीं किया था। क्यों? वो जब आपको मैं पिक्चर की इमेज की मदद से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया 1.5 चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पे जब ये खुदाई होती तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह स्तर सदैव क्षैतिज नहीं होगा। तो जब खुदाई की जाती होगी तो यहाँ पे इस लेवल पे खोदना कोई फ़ायदा नहीं है, इस लेवल पे खोदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मार्शल के द्वारा खुदाई बिल्कुल समान क्षैतिज वितरण में की जाती थी और यहाँ पे सारे इलाके को यहाँ तक खोद दिया जाता था। इससे ये पता चलता था कि जो विशेष जानकारियाँ होंगी वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाती होंगी, क्योंकि सारे इलाके को अगर खोद दिया जाएगा तो इसकी वजह से प्रूफ जो होंगे वो मिट जाएंगे। तो ये चीज़ क्या कहते हैं,
जॉन मार्शल की कनिंघम से थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पर नई तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया किनके द्वारा, क्योंकि 1924 के अंदर तो हमारे जॉन मार्शल थे, लेकिन 1944 तक आते आते हमारे नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। वो हमारे बनते हैं R.E.M. व्हीलर, इन्हें बोलते हैं R.E.M. व्हीलर। ये इन्होंने क्या कहते हैं, अपनी हड़प्पा सभ्यता की साइट को खोदने के लिए एक स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक महत्व दिया इसे। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जॉन मार्शल जो थे खुदाई करते थे और हड़प्पा सभ्यता की पुरानी साइट्स को ढूंढते थे, वो तरीका शायद से उनसे थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन एमर्ज होता है, जैसे कि बताया गया था कि जॉन मार्शल और अब बताइए कि कनिंघम की विचारधारा में क्या अंतर थे, खुदाई में क्या अंतर थे, ऐसा ही सेम व्हीलर और क्या कहते हैं मार्शल के बीच में क्या अंतर है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन रेज होता है, आप इसके ऊपर भी ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे देखा गया कि भाई आज़ादी के बाद जब भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अलग उपमहाद्वीप हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे अब पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गए। इसी कारण से भारतीय पुरातत्व विभाग जो था उसने अपने ही इलाकों के अंदर क्या कहते हैं कोशिश करा कि इन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड साइट्स को ढूंढा जाए। इसलिए इन लोगों ने क्या करा, कच्छ में हुए एक सर्वेक्षण से उन्होंने कई हड़प्पाई सभ्यताओं पर प्रकाश डाला और उन्होंने फिर पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर, यानी कि ये 3 स्टेट है जहां पर आप देखेंगे, कच्छ यानी कि गुजरात के अंदर, पंजाब तो अलग ही स्टेट है ही, और हरियाणा, इन तीनों स्टेट्स के अंदर उन लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभ्यताएं जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड थी उन सभी चीज़ों को ढूंढा। जैसे कि इन्होंने कालीबंगन और उसके बाद लोथल, राखी गढ़ी और हाल ही में उन्होंने धोलावेरी ढूंढा। तो इन सभी चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि वो लोग समय समय पर चीज़ों को ढूंढते हैं और प्रयास करते हैं और उनका प्रयास आज भी जारी है। अब यहाँ पे 1980 के दशक में हड़प्पा पुरातत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती ही जा रही है और इंटरनेशनल लेवल से लोग यहाँ पे आते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो शायद से आज भी अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें जानने को मिल सकते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की जैसे लिपि नहीं पढ़ी जा सकती आज भी, तो कोशिश कर रहे हैं उन पे काम करने की। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है, दोनों उपमहाद्वीप जो है विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं उस पे आज भी। वहाँ के वैज्ञानिक जो है ऐसा प्रयास करते हैं कि उनमें मिट्टी है, पत्थर है और उसके साथ साथ वहाँ की वस्तुएं हैं, वनस्पति है, जानवर के अवशेष है, इन सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से क्या कहते हैं ये अन्वेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और शायद से उनको भविष्य में आशा दिख रही है कि इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, मैं आपको एक मैप का वर्क इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, पेपर के अंदर कुछ मैप वर्क भी आते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि एक मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, और मैप के अंदर ये फिल करने के लिए बोला गया है कि आप बताइए कि हड़प्पा कहाँ पे है, बनावाली कहाँ पे है, कालीबंगन कहाँ पे है, बालाकोट कहाँ पे है, राडीगढ़, धोलावेरी, नागेश्वर, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो, जुनहोदड़ो और कोट दीजी। तो ये सारी हड़प्पा सभ्यता की साइट्स है जिसमें नंबर डाल रखे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर डाल रखे हैं 11 तक। 11 साइट्स है जो खोजी जा चुकी है और 11 साइट्स के साथ आप इन सभी आप मैप लाइए खरीद के मार्केट से और इन सभी को आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम फिल करिए ताकि आपको आसानी से मैप फिलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 11 तक मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर दी है ताकि आसानी से आप फिल कर सके यहाँ पर। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि इंडिया का मैप है, इसी वजह से इंडिया के मैप में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला इलाका, थोड़ा सा ये वाला इलाका, ये सारा हरियाणा और पंजाब के आसपास का इलाका है और ये गुजरात के आसपास का इलाका है। तो अगेन इन साइट्स में से कौन कौन सी साइट जो है भारत के अंदर मिली थी और आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो इसे ज़रूर फिल करिएगा क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं।
सो गाइज मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ये समझाने की। सो आज के लिए क्लास में इतना ही था। सो दिस इज इट इन दिस क्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।